सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने कल इसमें मोहम्मद गोरी के बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दी थी और आज मैं आपको सल्तनत काल के बारे में विस्तार पूर्वक यानी गुलाम वंश जो है उसके बारे में अब मैं आपको आज विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। ठीक है, और आज मैं बता दूं सल्तनत काल के गुलाम वंश को आज मैं आपको अच्छी तरह से बिल्कुल पूरी अच्छी तरह से समझा के उसको डिटेल वाइज समझा के इस चैप्टर को आज क्लोज कर दूंगा। फिर ठीक है, फिर जो अगला नेक्स्ट जो सल्तनत काल में जो वंश आया उसके बारे में पढ़ाऊँगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे तो पहले ये कन्फ्यूज़ आते हैं कि जो है वंश कैसे कैसे आगे बढ़ा। ठीक है, यानी कि गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया, फिर उसके बाद कौन सा वंश आया, फिर उसके बाद कौन सा वंश आया। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, देखो सुनना। देखो पहले आया था गुलाम, जिसे जी गुलाम। देखो ट्रिक सुनना, गुलाब खिले तो सूंघ लूँ, बस इतनी सी ट्रिक है। ठीक है, जी से हो जाएगा गुलाम से गुलाब। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर क्या हो जाएगा गुलाम वंश, जी फॉर गुलाम वंश। गुलाब खिले का से हो जाएगा खिलजी वंश। ठीक है, गुलाब खिले तो टी से हो जाएगा तुगलक वंश। ठीक है, गुलाब खिले तो एस से हो जाएगा सूंग से हो जाएगा क्या सैयद वंश। ठीक है, एल से हो जाएगा लोधी वंश, सूंग लू। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार फिर से आपको मैं लिख कर दिखा देता हूँ। गुलाब, ठीक है, गुलाब खिले तो सूंग लूँ उसे। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये ट्रिक बन जाएगी आपकी। तो स्टार्ट करते हैं सल्तनत काल को पहले हम। ठीक है, यानी कि गुलाम वंश को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो पहले क्वेश्चन देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था। वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? वो मोहम्मद गोरी का। अच्छा, एक बार पूछ लिया गया था पेपर में, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो किस वंश का था? तो ममलूक वंश का। मैंने आपको पहली स्टार्टिंग में नोट करवा दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो ममलूक वंश का था। किस वंश का था? ममलूक वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क जनजाति का था। इनकी जनजाति कौन सी थी? तुर्क। वंश कौन सा था? तो ममलूक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क जनजाति का था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, दोनों। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक का बचपन निशापुर में बीता था तथा उसको वहाँ एक काजी ने खरीदा था। एक्चुअली मैं इनकी थोड़ी सी अगर मैं इनके जीवन के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करूँ, मैं आपको बताऊँ इसके बारे में। एक्चुअली में कुतुबुद्दीन ऐबक जब छोटा था तो उसको एक काजी ने खरीदा था। ठीक है, काजी किसे कहते हैं? जो मस्जिद में जो कुरान पढ़ते हैं ना, मस्जिद में जो कुरान पढ़ते हैं उन्हें काजी कहा जाता है। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक को काजी ने खरीदा था और वहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करते थे कि वहाँ पे मस्जिद में झाड़ू पोछा लगाना, सारा काम करना, देखना, ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का काम था। ठीक है, नोट करना। दूसरी बात बताऊं मैं आपको, जब कुतुबुद्दीन ऐबक काजी को जो कुरान पढ़ते हुए देखता था तो बिल्कुल उस कुरान पढ़ने देखते हुए बिल्कुल मग्न हो जाता था। कौन मग्न हो जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मग्न हो जाता था। इसलिए आपको पता होगा कि कुरान पढ़ने जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो बहुत ही ज़्यादा सुर ताल से कुरान पढ़ता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किससे बनाई थी? तो लाहौर को। कब बनाई थी? तो 1206 ईस्वी में बनाई थी। ठीक है, ध्यान रखना ये भी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की थी। एक्चुअली में क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को फिर बाद में जो मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का कहना था कि मैं एक गुलाम हूँ और गुलाम ही रहूँगा, इसलिए उन्होंने राजा बनने के बाद भी उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, दान देने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक पॉइंट है ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुबत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने? देखो ये वेरी मस्ट क्वेश्चन है ये वाला। 2.5 दिन का झोपड़ा का जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आपने पढ़ा भी होगा, ये बहुत ज़्यादा ये पेपर में पूछे जाने वाला वही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखो,
कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ठीक है, देखो कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बात ठीक है, लेकिन कुतुब मीनार को जो पूर्ण करवाने का जो कार्य है वो करवाया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इनका दामाद और इनका गुलाम दोनों था। ठीक है, ध्यान रखना, आपसे कुछ भी पूछा आपको ऑप्शन में कुछ भी दे देगा, आप पूछ लेगा बताओ ये कौन था। ठीक है, दामाद भी था और गुलाम भी था। ठीक है, इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का जो नाम है अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखो ये वाला। ठीक है, अपने गुरु के नाम पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की जो नाम है वो किसके नाम पर रखा था, तो अपने गुरु के नाम पर रखा था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके गुरु का पूरा नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो जाती है। एक्चुअली में इनकी मृत्यु देखो, आपको मैंने बताया कि 1206 ईस्वी में राजा बने। ठीक है, 1206 ईस्वी में राजा बने थे और 4 साल बाद ही इनकी मृत्यु जो है चौगान, अच्छा कहते कैसे हैं, आपने देखा होगा घोड़े पर बैठकर, जो कि एक जो है एक आप बोल सकते हो कि एक लोहे की छड़ी से एक छोटे से बॉल को हिट करके एक छोटे से गोले में उसको डालते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं चौगान खेलना। ठीक है, वो भी घोड़े पर बैठकर। ठीक है, ये जो है यही खेल रहे थे कि अचानक क्या हुआ कि जो घोड़े का बैलेंस जो है बिगड़ गया। ठीक है, और जो आपने देखा होगा जो घोड़े पर जब चढ़ते हैं तो एक मतलब कि एक छोटा सा कड़ी में अपने पैरों को कड़ी में डालकर चढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जब घोड़े का जो बैलेंस उस वक्त बिगड़ा ना, तो वो जो पैरों से वो कड़ी नहीं निकल पाई, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक, जब घोड़ा तो स्पीड में चल रहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक घसीटते घसीटते बहुत ज़्यादा दूर चले गए और उनके पूरे शरीर में चोट आ गई, और चोट की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई। ठीक है, जब उनकी मृत्यु हुई तो इन्हें लाहौर में दफना दिया गया। कहाँ दफना दिया गया? लाहौर में दफना दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में आराम शाह राजा बना था। यह आराम शाह कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में क्या हुआ, इसके बाद जब 1210 ईस्वी में आराम शाह तो राजा बन गया, लेकिन पीछे से क्या हुआ कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था ना, दामाद जिसे आप अभी मैंने बताया कि वो गुलाम भी था। ठीक है, उन्होंने इल्तुतमिश ने उसकी हत्या करके खुद राजा बन गया। ठीक है, किसकी हत्या करके? तो आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश खुद राजा बन गया। ठीक है, अब देखो मैंने नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है कि इल्तुतमिश जो है ऐबक का गुलाम तथा दामाद दोनों था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कहना था कि मैं गुलाम हूँ और गुलाम ही रहूँगा, इसलिए उन्होंने जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी। लेकिन जब इल्तुतमिश राजा बना, यानी कि इनका दामाद जब राजा बना, तो इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। देखो मैंने अभी आपको बताया गुलाम वंश की भले स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो माना जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। ये वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरण कर ली। ठीक है, लाहौर से कहाँ स्थानांतरित कर ली? दिल्ली। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो इल्तुतमिश का जो कार्यकाल है वो 1210 से लेकर 1236 तक था। ठीक है, 1210 से लेकर 1236 तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन्होंने अपनी जो राजधानी है दिल्ली से जो लाहौर से दिल्ली स्थानांतरण कर ली थी। ठीक है, लाहौर से दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट देखना, इक्ता प्रथा। कौन सा प्रथा? इक्ता प्रथा का आरंभ और शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। ये वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इक्ता प्रथा का जो है गुलाम वंश में आरंभ सबसे पहले किसने किया था, या फिर इक्ता प्रथा का आरंभ किसने किया था, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इक्ता प्रथा का आरंभ किसने किया था? इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना इसे। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं, जो शुद्ध अरबी के सिक्के जारी हुए थे ना, ये चांदी के सिक्के थे। क्या सिक्के कैसे थे? तो चांदी के सिक्के थे। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। मैंने आपको बताया कि जो नींव तो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको जब पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ठीक है, कुतुब मीनार का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इल्तुतमिश के काल में पहली बार
पहली बार मंगोलों का आक्रमण हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इल्तुतमिश के काल में ही ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके काल में मंगोलों का आक्रमण प्रारंभ हुआ था? तो इल्तुतमिश के काल में मंगोलों का आक्रमण जो है प्रारंभ हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप। नेक्स्ट, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? रुकनुद्दीन फिरोज। लेकिन जो है रुकनुद्दीन फिरोज एक अयोग्य शासक था। ठीक है, उसका जो है राजपाट में चलाने में उसका मन नहीं लगा। ठीक है, फिर उन्होंने क्या करा, इसी कारण उनकी बहन जो है, ठीक है, किसकी बहन? तो रुकनुद्दीन फिरोज, यानी कि आप दूसरे शब्द में बोल सकते हो कि इल्तुतमिश की बेटी। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठा दिया गया। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखना, गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान बनी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, गद्दी पर बैठने वाली, ये हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला कौन थी। ऐसे भी ऐसे पूछ लिया जाएगा आपसे, तो रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर आ जाएगा। या आपसे ऐसे पूछ जाएगा कि गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। फिर भी इसका राइट आंसर रजिया सुल्तान ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, रजिया सुल्तान के पति का नाम अल्तुनिया था। क्या नाम था? अल्तुनिया। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखो, रजिया सुल्तान ने रजिया सुल्तान ने याकूत को अमीर आखुर की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, एक बार पूछ लिया गया था अमीर आखुर, ध्यान रखना, किसको दी थी? याकूत को। किसको दी थी? याकूत को। ठीक है, और किसको क्या दी थी? कौन सी उपाधि थी? अमीर आखुर की। ठीक है, एक बार पूछ लिया गया था पेपर में कि अमीर आखुर का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अमीर आखुर का अर्थ होता है घोड़ों का सरदार। क्या होता है? घोड़ों का सरदार। ठीक है, क्या होता है? घोड़ों का सरदार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में कैथल में बहराम शाह के द्वारा कर दी जाती है। एक्चुअली में ये जो है, अब मैं आपको बताऊं कि 1236 ईस्वी में राजा बने थे ये, सॉरी, रजिया सुल्तान 1236 में राजा बनी और गद्दी पर बैठी, और 1240 ईस्वी में 13 अक्टूबर 1240 में इसकी हत्या बहराम शाह के द्वारा, यानी बहराम शाह कौन थे? इनके भाई थे। ठीक है, बहराम शाह के द्वारा कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, जब बहराम शाह ने जो है रजिया सुल्तान की हत्या कर दी, और रजिया सुल्तान की हत्या करके बहराम शाह गद्दी पर बैठ गया और राजा बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, बलबन का कार्यकाल 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक रहा। ठीक है, कब से कब तक रहा? 1266 से 1286 ईस्वी तक। नेक्स्ट पॉइंट देखना, 1249 ईस्वी में बलबन ने अपने पुत्र का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन से करवा दिया था। जो अब आपको मैं सुल्तान नसरुद्दीन के बारे में छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, जब उसको सुनना। देखना, जब सुल्तान नसरुद्दीन कब करवाया था विवाह? 1249 ईस्वी में। ठीक है, नसरुद्दीन ने विवाह के बाद बलबन को उल्गू खां की उपाधि प्रदान की थी। किसको उल्गू खां की उपाधि प्रदान की थी? तो बलबन को उपाधि प्रदान की थी। किसने उपाधि प्रदान की थी? तो नसरुद्दीन ने। ठीक है, कौन सी उपाधि? तो उल्गू खां की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, नसरुद्दीन एक ऐसा राजा था, ठीक है, जिसने टोपी सिलकर अपना गुजारा करा था। ठीक है, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इन्होंने टोपी सिलकर अपना गुजारा चला था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा राजा था जिन्होंने टोपी सिलकर अपना गुजारा करा था? कौन था वो? नसरुद्दीन। कौन था वो? नसरुद्दीन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, गयासुद्दीन बलबन ने लोहे अमृत की नीति अपनाई थी। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखो कि आपसे एक बार ऐसे पूछ लिया, एक बार क्वेश्चन ऐसे आया था पेपर में कि जो है बलबन ने गयासुद्दीन की उपाधि कब धारण की थी? इनका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। ठीक है, और गयासुद्दीन की उपाधि इन्होंने राजा बनने के बाद उपाधि धारण की थी। और राजा कब बने थे? ये 1266 ईस्वी में राजा बने थे। ठीक है, कब राजा बने थे? 1266 से 1286। ठीक है, 20 साल ये लगभग राजा के पद पर रहे थे। कौन? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, और जब ये राजा बने थे तो इन्होंने लोहे अमृत की नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी? लोहे अमृत की नीति। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि लोहे अमृत की नीति किस राजा ने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, बलबन ने देवत्व का सिद्धांत आपने जो दिया था। एक्चुअली में बलबन का क्या कहना था कि हम जो राजा बने ना, हमें देवताओं ने राजा बनाया है, यानी कि भगवान ने। ठीक है, हमें देवताओं ने राजा बनाया है। ठीक, और भगवान ने ही हमें तुम्हारे पास भेजा है ताकि हम तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, तुम्हारे ऊपर शासन कर सकें। ये कहना था किसका? बलबन का कहना था। ठीक है, ये इन्होंने अपने आप को देवत्व का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और अपने आप को जिल्ले अल्लाह की उपाधि प्रदान की थी। कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो जिल्ले अल्लाह। ठीक है,
एक बार आपसे पेपर में पूछ लिया गया था कि जिल्ले अल्लाह का अर्थ क्या होता है, ठीक है। जिल्ले अल्लाह का अर्थ क्या होता है? ईश्वर का प्रतिबिंब। मैंने आपको बता दिया क्या होता है जिल्ले अल्लाह का अर्थ क्या होता है? ईश्वर का प्रतिबिंब। इन्होंने अपने आप को जो ईश्वर का प्रतिबिंब बताया लोगों को कि हम ईश्वर के प्रतिबिंब है, जो जैसा हम बोलते हैं, जो हम करते हैं वो तुम जैसा हम बोलते हैं वैसा तुम करो, ठीक है। इन्होंने किसने बोला? बलवन ने बोला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, बलवन ने निरंकुशतावाद का सिद्धांत दिया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बलवन ने कौन सिद्धांत दिया था? तो निरंकुशतावाद का सिद्धांत बलवन ने दिया था, ठीक है। बलवन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी, ठीक है। बलवन ने दीवान ए अर्ज, एक बार दीवान ए अर्ज का जो है अर्थ क्या होता है? तो दीवान ए अर्ज का अर्थ होता है सैन्य विभाग, ठीक है। क्या होता है? सैन्य विभाग, ठीक है। बलवन ने सबसे पहले सैन्य विभाग की या फिर दीवान ए अर्ज की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बलवन ने सिजदा एवं पाबोस नामक प्रथा चलाई थी, ठीक है। कौन सी? सिजदा एवं पाबोस नामक प्रथा चलाई थी। मैं आपको थोड़ा बता दूं, सिजदा और पाबोस का क्या अर्थ होता है? सिजदा का अर्थ होता है कि आप उनके सामने, जो कि आपके जो है, आपने देखा होगा बहुत सारे मूवी में, फिल्मों में, राजा के सामने अपने जो है हाथ ऐसे करते हैं, हाथ ऐसे मतलब सामने करके ऐसे करते हैं ना, सलाम सलाम सलाम, वो उसको कहते हैं सिजदा, ठीक है। और पाबोस किसको कहते हैं? कि राजा के पास जाकर उनके पैरों को छूना, ठीक है, और उन्हें प्रणाम करना, उन्हें वो पाबोस कहलाता है, ठीक है। सिजदा और पाबोस। और तो बलवन ने सिजदा और पाबोस नामक प्रथा चलाई थी कि जो भी व्यक्ति में हमारे दरबार में आता है वो सिजदा और पाबोस की प्रथा को जरूर अपनाएं। ये बलवन ने चलाई, क्योंकि वो अपने आप को जो ईश्वर का प्रतिबिंब कहता था अपने आप को, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट देखना, बलवन ने मंगोलों के आक्रमण से भी अपने राज्य की रक्षा करी थी। मैंने आपको बताया कि मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में स्टार्ट हो गया था? तो इल्तुतमिश के, ठीक है। और जो बलवन ने जो मंगोलों के आक्रमण से भी अपने राज्य की रक्षा करी थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, अमीर खुसरो और अमीर हसन ये दोनों बलवन के दरबारी कवि थे। ये क्वेश्चन पूछा इसमें बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो अमीर खुसरो, ये वाला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? आप जो है पेपर बिहार पुलिस का जो अभी हाल ही में जो पेपर हुआ था, ठीक है, वो पेपर उठा के देख लेना, आपको मिल जाएगा कि अमीर खुसरो जो है किसके दरबार में दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो बलवन के, ठीक है। और जो मैं आपको एक बात बता दूं, जो अमीर खुसरो है, ठीक है, वो बलवन से लेकर तुगलक वंश तक दरबार के कवि रहे थे, ठीक है। आपको मैं वो नेक्स्ट मैंने पॉइंट में लिखा रखा है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का एक संगठन बनाया था जिसे तुर्कान चहलगानी के नाम से जानाता है, ठीक है। किसे जानाता है? तुर्कान चहलगानी के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, तुर्कान चहलगानी को बलवन ने नष्ट करवा दिया था। एक्चुअली में जो है इल्तुतमिश ने ना 40 उन बहुत अच्छे और आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो बहुत ही बलशाली और ताकतवर आदमी को छांटा था, 40 आदमी को, जिन्हें एक अलग नाम दिया था तुर्कान चहलगानी, ठीक है। और लेकिन जो है तुर्कान चहलगानी का जो नष्ट बलवन ने अपने शासनकाल में उन्हें नष्ट करवा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा दिया था। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त फर्स्ट से बोलते हैं, कुमार फर्स्ट ने, ठीक है। और जो है क्या बोलते हैं, किसने की थी? कुमारगुप्त फर्स्ट ने की थी, ठीक है। आप जो है इसका जो सर्च कर देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, इस काम में कुतुबुद्दीन ऐबक का साथ उसका सेनापति खिलजी ने दिया था। जब जो नालंदा विश्वविद्यालय को जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब तोड़ा था, तो उसका कुतुबुद्दीन नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ने के साथ उसका जो सेनानायक था कौन? खिलजी। वो खिलजी ने उनका साथ दिया था। अब मैं एक बात बता दूं आपको, जो आगे जो वंश की स्थापना होगी ना, वो खिलजी वंश ही होगी, ठीक है। और देखो, इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था। एक बार पूछ लिया गया था, तो इल्तुतमिश कौन सा तुर्क था? तो इलवरी तुर्क था। कहाँ का? तो तुर्किस्तान का, ठीक है। और ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का जो है राज्यपाल या गवर्नर था, ठीक है। और बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलवन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। ये वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। बलवन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था, ठीक है। और अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। क्या नाम था? मोहम्मद हसन। क्या नाम था? मोहम्मद हसन, ठीक है। और जो है वह बलवन से लेकर तुगलक तक राज दरबार में रहे थे। मैंने अभी आपको बताया, जो अमीर खुसरो थे वो बलवन से लेकर तुगलक के राज दरबार तक जो है दरबारी कवि के रूप में रहे थे, ठीक है। और अमीर खुसरो को ही तूतीय हिंद, ठीक है, तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। तूतीय हिंद एक बार पूछ लिया गया था कि तूतीय हिंद का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तूतीय हिंद का अर्थ क्या होता है, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ठीक है। तूतीय हिंद का अर्थ होता है कि आपका भारत का तोता। क्या होता है? भारत का तोता, ठीक है। तूतीय हिंद एक बार पूछ लिया गया तो तूतीय हिंद का अर्थ क्या होता है? तो भारत का तोता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा,
सितार एवं तबले का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। ये आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि अमीर खुसरो ने, पहले पूछेगा कि अमीर खुसरो किस दौरान में रहते थे, ठीक है, ये पूछ लिया जाएगा। और पूछ लिया जाएगा कि जो अमीर खुसरो ने किसका निर्माण करवाया था, ठीक है, किसका आविष्कार किया था। तो सितार एवं तबले का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, ओके।